Coming to the second part of this chapter, now let's study about the primary and secondary metabolite. जो एक मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट है केमिस्ट्री का वो ये है कि थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड को आइसोलेट किया जा सकता है स्मॉल एंड बिग लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से। उनके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं जो कंपाउंड आपने आइसोलेट किया है, और पॉसिबल हो सके तो उसको आप फिर सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि बायोमॉलिक्यूल की लिस्ट बनाएं तो आप उसके अंदर क्या क्या ऐड करेंगे, क्या क्या चीज़ें आएंगी उसके अंदर, तो थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी इंक्लूडेड इन दैट लिस्ट इंक्लूडिंग अमीनो एसिड, शुगर एट्सेट्रा। इन बायोमॉलिक्यूल्स को मेटाबोलाइट्स भी कहते हैं, और रीज़न जानने के लिए हम आगे 9.10 सेक्शन में पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू के अंदर हम क्या नोटिस करते हैं, क्या देखते हैं, जो हमने अभी पिछली फिगर 9.1 में जितने भी ये सब चीज़ें देखी थी, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, फैट्स एंड ऑयल, ये सब कहाँ प्रेजेंट है? एनिमल टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और इन्हें क्या कहते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। लेकिन अगर आप प्लांट, फंगल, माइक्रोबियल सेल को एनालाइज करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा? थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स अदर देन दीज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे जो एनिमल टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट, फंगल और माइक्रोबियल पेस्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा? एक एडिशनल और मेटाबोलाइट मिलता है देखने को, उसे कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट आपको एनिमल टिश्यू के अंदर नहीं मिलेंगे, बल्कि कहाँ मिलेंगे? प्लांट्स के अंदर, फंगल और माइक्रोबियल सेल के अंदर। तो आखिर ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या हैं? तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं? एल्केलॉइड, फ्लेवेनॉइड, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक, कलर पिगमेंट, सैंड, गम, स्पाइसेस, इन्हें क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का आइडेंटिफिएबल फंक्शन है और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में इनका रोल होता है। लेकिन इस मोमेंट पे हम इन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का नहीं बता सकते कि होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका क्या रोल है, किसका? सेकेंडरी मेटाबोलाइट का। ठीक है, लेकिन उनमें से कुछ ह्यूमन वेलफेयर के लिए ज़रूर मतलब ह्यूमन वेलफेयर के लिए उनके लिए यूज़फुल है। हाउ एवर मैनी ऑफ देम आर यूज़फुल टू ह्यूमन वेलफेयर, जैसे रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सैंड एंड पिगमेंट। कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी होती है, और लेटर चैप्टर और ईयर्स में आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम सेकेंड हेडिंग की, वो है बायोमैक्रोमॉलिक्यूल। तो एक फीचर कॉमन है जो किस में कॉमन है? जितने भी कंपाउंड्स आपने एसिड सॉल्युबल पूल में देखे थे, ठीक है, एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर जितने भी कंपाउंड्स आपने देखे थे, तो उन सब का जो मॉलिक्यूलर वेट था, किनका? जो एसिड सॉल्युबल पूल में कंपाउंड्स मिले थे उनका मॉलिक्यूलर वेट की रेंजिंग थी 18 to 800 डाल्टन रेस्पेक्टिवली, अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, सबके मतलब ये कह रहे हैं कि एक फीचर कॉमन जो देखने को मिला एसिड सॉल्युबल पूल के कंपाउंड में वो ये था कि मॉलिक्यूलर वेट रेंज करता था 18 to 800 डाल्टन के अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन की बात करें तो 4 तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिले थे: प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड और लिपिड। ये जो क्लासेस हैं कंपाउंड्स की, विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड, आपने 4 तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड देखे इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में, तो उनमें से आप लिपिड को छोड़ दें, लिपिड के एक्सेप्शन के साथ इन सब का मॉलिक्यूलर वेट रेंज करता है 10,000 डाल्टन में या फिर उससे अबव। इसी रीज़न की वजह से बायोमॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलते हैं, केमिकल कंपाउंड्स, बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले केमिकल कंपाउंड्स। 2 तरीके के होते हैं बायोमॉलिक्यूल, जिनका वेट लेस देन 1000 डाल्टन होता है, और यूजुअली उनको माइक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं या फिर सिंपली बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। और जबकि जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल और बायोमैक्रोमॉलिक्यूल। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप माइक्रोमॉलिक्यूल को डिफाइन करें तो आप मॉलिक्यूलर वेट का क्राइटेरिया लेते हैं उसको डिफाइन करने के लिए कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन होता है उसको यूजुअली माइक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं, और सिंपली बायोमॉलिक्यूल। लेकिन बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स के लिए हमने डिफाइनिंग एस्पेक्ट मॉलिक्यूलर वेट का नहीं लिया है, क्योंकि इसके अंदर एक्सेप्शन किसका आ रहा है? लिपिड्स का आ रहा है। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो बायोमैक्रोमॉलिक्यूल को डिफाइन करने के लिए आपने जो बायोमैक्रोमॉलिक्यूल को डिफाइन करने के लिए डेफिनेशन ली है, तो उस किस तरीके से डिफाइन किया गया है कि जो कंपाउंड एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलते हैं, दोज विच आर फाउंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन आर कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल और बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में
है। इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिलने वाले 4 कंपाउंड्स हमने देखे, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड। तो इस इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में एग्जेप्शन क्या है, लिपिड्स है। लिपिड्स को हटा दें, सारे के सारे क्या होते हैं, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस है। देखिए लिपिड्स का एग्जेप्शन आपको पॉलीमेरिक नेचर में देखने को मिलेगा, इसका एग्जेप्शन आपको वेट में भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप क्यों लिपिड्स को मॉलिक्यूलर वेट, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से एक्सीड नहीं कर रहा, एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में क्यों आता है, या फिर मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में क्यों आता है? तो ये कहते हैं कि एक्चुअल में लिपिड्स का जो एक जहाँ ये पाया जाता है उसके बेसिस पे इसको कहा जाता है। जैसे मैं बात करूँ, लिपिड्स क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट है हमने माना, लेकिन ये एक्चुअल में कहाँ पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। जब आप किसी टिश्यू को ग्राइंड करते हैं तो एक्चुअल में आप सेल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन या फिर अदर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, पीसेस में ब्रोकअप हो जाती हैं। ये ब्रोकअप पीसेस क्या बना लेते हैं, वेसाइकल्स बनाते हैं, और ये वेसाइकल्स क्या होते हैं, वाटर इंसॉल्युबल होते हैं। इसी वजह से ये मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट वेसाइकल्स की फॉर्म में सेपरेट हो जाते हैं विद एसिड इंसॉल्युबल पूल। जब आप इसको चीज़ क्लोथ या फिर कॉटन के क्लोथ की मदद से उस टिश्यू को जिसको आप एनालाइज कर रहे हैं उसको आप स्टेन करते हैं, तो आप देखते हैं कि एक एसिड सॉल्युबल पूल था और एक एसिड इनसॉल्युबल पूल था, ठीक है। अब चूंकि ये लिपिड मेम्ब्रेन का पार्ट था, जब मेम्ब्रेन ब्रोकअप होती है तो वो वेसाइकल बना लेते हैं, और वेसाइकल क्या होती है, वाटर इनसॉल्युबल होती है, तो ये किसका पार्ट बन जाती है, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन का पार्ट हो जाती है, और इसी वजह से ये मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन में आती है। लिपिड्स को इसी वजह से स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं कहते हैं, लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स। एसिड सॉल्युबल रिप्रेजेंट करते हैं रफली साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को, एसिड सॉल्युबल पूल क्या करते हैं, रिप्रेजेंट साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल से, मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स बिकम द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, ठीक है। ये कह रहे हैं जो साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स के मैक्रोमोलिक्यूल है वो क्या बन जाते हैं, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन बन जाते हैं। और फिर साथ में ये रिप्रेजेंट करते हैं पूरे केमिकल कंपोजिशन लिविंग टिश्यू की और ऑर्गेनिज्म की। अगर हम समरी की बात करें तो केमिकल, इफ़ यू रिप्रेजेंट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू, अगर हम केमिकल कंपोजिशन लिविंग टिश्यू की केमिकल कंपोजिशन की बात करें फ्रॉम अबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड अरेंज देम क्लास वाइज, जैसे हम सेल की कंपोजिशन की बात करें कि क्या क्या चीज़ से सेल कंपोज हुआ रहता है, वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें हम वाटर को देखते हैं कि मोस्ट अबंडेंट केमिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, वाटर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड्स है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड्स दैट मीन्स एक्चुअल में प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है। ये क्या है, लीनियर चेंज होती है, अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड्स की मदद से जुड़ते रहते हैं और क्या बना लेते हैं, प्रोटीन बना लेते हैं। देयर आर लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स एज शोन इन द फिगर 9.2। हर एक प्रोटीन क्या होता है, पॉलीमर होता है अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड मोनोमर होते हैं, और ये मोनोमर यूनिट जब आपस में रिपीट होती चली जाती है तो क्या फॉर्म कर लेती है, प्रोटीन। 21 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, इसी वजह से प्रोटीन क्या होता है, हेट्रोपॉलीमर होता है, ठीक है, ना कि होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्योंकि हेट्रोपॉलीमर में क्या है, डिफरेंट मोनोमर्स होंगे, किसके, अमीनो एसिड के। एक तरीके का अमीनो एसिड नहीं होगा बल्कि डिफरेंट अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे, तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, हेट्रोपॉलीमर कहते हैं, ना कि होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर में के अंदर क्या होता है, एक ही तरीके का मोनोमर होता है जो बार बार रिपीट होता रहता है। ये जो इन्फॉर्मेशन है अमीनो एसिड कंटेंट की, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूट्रिशन लेसन में आप पढ़ेंगे कि कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए एसेंशियल होते हैं और उनको रेगुलर सप्लाई करना होता है डाइट के थ्रू। तो इस तरीके से डाइटरी प्रोटीन एसेंशियल अमीनो एसिड का सोर्स होती हैं। देयरफॉर अमीनो एसिड को एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। द लेटर आर दोज विच आवर बॉडी कैन मेक। कुछ जो नॉन एसेंशियल होते हैं, दो तरीके के हमने अमीनो एसिड देखे, एक एसेंशियल और दूसरा नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी बना सकती है, इसी वजह से वो नॉन एसेंशियल, क्योंकि हमारी बॉडी खुद से बना रही है, हमें उनको लेने की ज़रूरत नहीं है, दैट मीन्स दे आर नॉन एसेंशियल, ठीक है। एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है, उनको हमें बाहर से लेना पड़ता है। while we get essential amino acid through our diet food। प्रोटीन काफ़ी सारे फंक्शन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। कुछ ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट का अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, कुछ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट फाइट करते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, एट्सेट्रा। कोलेजन क्या है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है इन एनिमल वर्ल्ड।
और राइबोल्यूज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेट ऑक्सीजनेस रूबिस्को क्या है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है इन होल ऑफ द बायोस्फीयर। कोलेजन की बात करें तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में, और रूबिस्को की बात करें तो ये पूरे होल ऑफ द बायोस्फीयर में क्या है, अबंडेंट प्रोटीन है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हेडिंग कंप्लीट होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।